हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम वॉइस की प्रैक्टिस सेट को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने वॉइस के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए थे और इस वीडियो में हम उसके आगे की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे सर आप कुछ कंसेप्ट पढ़ाइए, आगे की तरफ प्रैक्टिस को छोड़िए, प्रैक्टिस तो हम बाद में भी कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस से डर लगता है, वो सिर्फ थियरी पढ़ते जाते हैं और अंत में ये होता है कि उनको क्वेश्चंस देने के बाद वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी एक कहावत कही जाती है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस ही किसी को महान बनाता है, यानी कि अभ्यास से ही कोई व्यक्ति महान बन सकता है। तो आपको हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत डिटेल में करनी चाहिए, क्योंकि हम एग्जाम में जब भी बैठते हैं तो हमसे थियरी नहीं पूछता है कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कौन क्या है। हमें सिर्फ क्वेश्चंस दिया होता है, उसको सॉल्व करना होता है और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं किसी भी सब्जेक्ट में। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस तो बिल्कुल ज़रूरी है करना। तो इस प्रैक्टिस को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और आप भी एक एक क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से देखते जाएंगे। प्रैक्टिस वाले क्लास को आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए, समझ पा रहे हैं ना। तो आइए हम ना आगे की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में किए थे। कुछ क्वेश्चन तो हमने 1 से लेकर 20 तक कुछ क्वेश्चंस, मतलब 1 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेज की प्रैक्टिस किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ बने रहेंगे और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आराम से देखते जाएंगे। अगर स्लो लगेगा तो आप इसकी स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। तो आइए हम आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा जो है 21 है, तो हम आपके सामने यहाँ पे लिखना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अब स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 21। एक बार आप उसे पढ़िए, साथ साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इसमें एरर क्या है। तो रीड कीजिए आप मेरे साथ साथ। लिखा है द डकैट्स लूटेड द हाउस एंड बिफोर द पुलिस अराइव्ड द थिंग्स वर टेकन अवे। अब आइए देखते हैं इसके किस पार्ट में एरर है। एक बार आप बताने की कोशिश करेंगे। मैं स्लो इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे वीक स्टूडेंट होंगे पढ़ने में उन्हें भी समझ में आएगा। और हमारे आंसर देने से पहले आप क्वेश्चंस के आंसर खुद देने की कोशिश कीजिए। वैसे आंसर तो मैं दूंगा ही, किस पार्ट में एरर है, क्यों है, वैसे आप आंसर इसकी देने की कोशिश कीजिए। अगर ए में होगा तो ए, बी में होगा तो बी, पार्ट सी में एरर होगा तो सी और डी में होगा तो आप लिखेंगे डी। अगर लगता होगा सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका आंसर होगा ई। तो आइए एक बार और पढ़ लेते हैं। लिखा है द डकैट्स लूटेड द हाउस एंड बिफोर द पुलिस अराइव्ड द थिंग्स वर टेकन अवे। अब बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। इसमें मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है, इसके पार्ट डी में मिस्टेक है। यानी कि इसका जो पार्ट डी है, यहाँ पे क्वेश्चंस के जो पार्ट डी हैं इसमें एरर है। यानी कि अब क्या एरर है, आइए इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि एंड से जब हम जोड़ते हैं किसी भी चीज़ को तो एंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये सेम तरह की चीज़ों को जोड़ते हैं, तो एक एक्टिव वॉइस को एक एक्टिव वॉइस से और एक पैसिव वॉइस को एक पैसिव वॉइस से ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द डकैट्स लूटेड द हाउस, डकैट ने घर को लूटे, एंड लगा। अब एंड के पहले का जो सेंटेंस है एक्टिव में है या पैसिव में, आप बोलेंगे सर ये एक्टिव में है। डकैट्स जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, इसका मतलब वो सेंटेंस क्या है, एक्टिव में है। ठीक है, तो डकैट्स लोगों ने घर को लूटे एंड बिफोर द पुलिस अराइव्ड, और पुलिस के आने से पहले द थिंग्स वर टेकन अवे, यानी कि जो वस्तुएं थी वो टेकन अवे मतलब लेकर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे वर टेकन अवे लिखा गया है, तो वर एक बी वर्ब होता है और बी वर्ब के बाद आपको थर्ड फॉर्म दिख रहा है वर टेकन अवे। तो समझ रहे होंगे कि यहाँ पे एरर हो गया, पैसिव हो गया, जो कि होना चाहिए एक्टिव में। तो क्या होना चाहिए, बिफोर द पुलिस अराइव्ड दे, कौन, डकैट्स लोग प्लूरल है तो दे लिखेंगे, दे टुक अवे
द थिंग्स, यानी कि वे थिंग्स को लेकर चले गए। तो दे टुक अवे द थिंग्स करेंगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप मेरी बातें समझ पाए होंगे। अगर आप समझ पाए होंगे तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 है क्या? तो यानी कि 21 का आंसर आपका क्या होगा? डी। और इसी के सामने मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा अभी आपको पता चलेगा। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चंस। व्हेन द लीडर वाज शॉट डेड, जब लीडर को शॉट डेड यानी कि गोली लग गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो कह रहा द फॉलोअर्स वर रन अवे, जो उसके सभी फॉलोअर्स थे वो रन अवे, भाग गए। अब देखिए वर रन अवे लिखा है, जो रन होता है आपका पता होगा कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। कौन सा वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव फॉर्म नहीं होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव फॉर्म नहीं होते हैं। जैसे मैं लिख दूंगा आई रन, मैं दौड़ता हूं, क्या इसका पैसिव बना पाएंगे? रन के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिख पाएंगे? नहीं। लेकिन हाँ, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट में मैंने बात किया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब के भी हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, पर वैसा क्वेश्चंस में नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बिल्कुल इसको इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह से यूज किया गया है। तो आप ऐसा नहीं लिख देंगे कि आई वॉज रन। आई वॉज रन मतलब क्या हो जाएगा? मैं दौड़ाया गया, मतलब दौड़ाया गया भी नहीं होगा। आई वॉज रन, मैं दौड़ा, तो दौड़ा तो मैंने इस काम को किया ना, ये काम मेरे ऊपर थोड़ी किया गया। वैसे गलत है बिल्कुल, एक्टिव में होना चाहिए। नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे आएगा ही स्लिप्स, वो सोता है, इसको भी आप पैसे में नहीं बना पाएंगे। तो वैसे लिखा है कि द फॉलोअर्स वर रन अवे, यहाँ पे वर जो लगा है आपको वर की वजह से पैसे में लग रहा है, लेकिन इसकी सेंस जो जा रही है एक्टिव में जा रही है। तो जो वर लगा है उसको आप यहाँ से क्या करेंगे? ऐसे रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद सेकेंड फॉर्म लिखेंगे द फॉलोअर्स रैन अवे। समझ गए? तो यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे भी आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का भी आंसर हो गया डी। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आप पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए मेरे साथ साथ एक बार पढ़ते हैं। पढ़िए आप। लिखा है he was said to have been won the prize because of the partiality of the judge। क्वेश्चन नंबर 23 में he was said to have been won the prize because of the partiality of the judge। अब देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 23 में ही वॉज सेड ऐसा कहा जाता है, टू हैव बीन वर्न लिखा है, तो टू हैव वर्न ऐसा कहा जाता है कि, अगर ध्यान से सुनिएगा, वैसे ही वॉज सेड जो लिखा है ये तो खुद पैसिव में दे रहा है, टू हैव बीन। अब यहाँ पे बीन लग जाने की वजह से फिर थर्ड फॉर्म आया है वर्न। ठीक है ना? अब यहाँ पे वर्ण नहीं बल्कि क्या होगा? यहाँ पे वन होगा, WON। प्राइज को जीतने की बात हो रही है। यहाँ पे टाइपिंग में भी थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, तो उसे भी करेक्ट कर लेंगे। WORN जो है उसको WON 1 बना लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे टू हैव बीन वन होगा, तो वन का मतलब क्या समझेंगे? ये समझेंगे कि ही को ही जीत लिया गया है। जो ही वॉज सैड टू हैव बीन वन, यानी कि उसे ही जीत लिया गया है। पर ऐसा नहीं है, वो जो है क्या जीता है? प्राइज जीता है। समझ गए? तो यानी कि वो एक्शन किया है ही ने, तो यहाँ पे टू हैव बीन वन के जगह पे बीन को यहाँ से रिमूव करके वन करना पड़ेगा। आई होप कि आप मेरी बातें समझ गए होंगे। फिर भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करते रहें। अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो इसका कमेंट आप करेंगे तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। वैसे आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 23 में जो हमारा आंसर होगा, मतलब एरर किस पार्ट में है, तो एरर है पार्ट नंबर बी में। किस में? पार्ट नंबर बी में। तो यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पार्ट बी में एरर है। आई होप कितनी बातें आप समझ गए होंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाँ चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। पढ़ते हैं। द बर्गलर्स वर ब्रोकन इनटू द हाउस एंड टुक अवे सम कैश एंड मनी
मैनी प्रेशियस थिंग्स, मैनी प्रेशियस थिंग्स है। आइए इसको यहाँ से रिमूव करके इसमें बताते हैं। वैसे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जब तक इसको हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो एक बार बताइएगा आप क्या है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। थोड़ा सा एक बार आप मुझे बताने की ज़रूर कोशिश करें। वैसे मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिख रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 24, और इसके आंसर क्या होंगे आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का बी रहा, 22 का डी रहा, 21 का भी डी रहा। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। चलिए पढ़ लीजिए। द बर्गलर्स वर ब्रोकन इनटू द हाउस एंड took away some cash and many precious things। एंड इसमें भी दिख रहा होगा, एंड के पहले आपको क्या दिख रहा है और एंड के बाद क्या दिख रहा है, एक बार ध्यान दीजिएगा। एंड के पहले जो दिख रहा है वो पैसिव में है, एंड के बाद जो दिख रहा है एक्टिव में है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस पार्ट में एरर तो है ही, लेकिन किस पार्ट में है ये अभी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो लिखा है जो बर्गलर्स थे वर ब्रोकन इनटू द हाउस। अब ब्रेक इनटू का अर्थ होता है किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसना। तो जो बर्गलर्स थे वो वर ब्रोकन इनटू मतलब वो घर में घुसा दिए गए नहीं, वो खुद घर में घुसने का काम किए। जो बर्गलर्स थे, ठीक है ना, बर्गलर समझते हैं मतलब सेध लगाने वाला जो चोर होते हैं, जैसे सेध लगा के घर में घुस जाते हैं तो उनको बोल रहे हैं। तो जो बर्गलर्स वर ब्रोकन इनटू द हाउस मतलब वो घर में ज़बरदस्ती घुस गए, उनको घुसाया नहीं गया। तो यहाँ पे वर ब्रोकन जो है ये पैसिव में है, तो ऐसा होना चाहिए द बर्गलर्स ब्रोक इनटू द हाउस मतलब ज़बरदस्ती घर में घुस गए। वो डूअर हैं, उस काम को करने वाले, तो डूअर हैं तो एक्टिव में लिखिए द बर्गलर्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक अवे सम कैश एंड मेनी प्रेशियस थिंग्स। क्या आप समझ पाए? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि 24 का पार्ट ए एरर है। आप भी यही सोचे थे? अगर आपने ऐसा समझा होगा तो बिल्कुल आपने सही समझा होगा, यानी कि हमारे सारे पैसिव वाइज को बहुत ध्यान से आप पढ़े होंगे। बहुत ध्यान से अगर पढ़े होंगे, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किए होंगे, मेरे सभी कंसेप्ट पे ध्यान दिए होंगे, तो आई होप कि आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे होंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा, तो मैं साथ साथ हूँ, आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अब 24 तो समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। वैसे 25 यहाँ पे मैं आपके सामने लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आप आंसर क्या देंगे, एक बार आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ रखता हूँ आपके सामने, एक बार आप जरूर इसे रीड करेंगे। तो आइए रहा 25 आपके सामने, इसे एक बार आप पढ़िए। सी एडवाइज्ड बाई अस to meet the chairman and press him for her subordinates misconduct। आइए पढ़ते हैं, पढ़िए। तो सी एडवाइज्ड आपको स्ट्रक्चर के आधार पे देखा जाए तो सी एडवाइज्ड एक्टिव में लग रहा है या पैसिव में, क्या लग रहा है आप बताइए एक बार मुझे, एक बार बताने की कोशिश कीजिए। सी एडवाइज्ड आपको एक्टिव में लग रहा है या पैसिव में लग रहा है? देखिए ध्यान से सुनते हैं। आपको यहाँ पे लग रहा होगा सी एडवाइज्ड, साथ में यहाँ पे बाई अस भी लिखा है, मतलब हम लोगों के द्वारा। तो बाई अस को भी देख करके आप समझ सकते हैं कि एक्टिव में तो नहीं होना चाहिए, और स्ट्रक्चर से एक्टिव में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती। थर्ड फॉर्म तभी माना जाएगा जब इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होगा। समझ गया? तो सी एडवाइज्ड, वो एडवाइस दी बाई अस मतलब हम लोगों के द्वारा एडवाइस देने का ये काम की, या हम लोगों के द्वारा इसी को एडवाइस दिया गया। तो इसका मतलब ये जो सी जो यहाँ पे लिखा गया है, ये एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये क्या है, रिसीवर है, डूअर नहीं है। मतलब ये इस एक्शन को करने वाली नहीं है, बल्कि हम लोग के द्वारा एडवाइस देने का काम इसको किया गया है। तो एडवाइस को ये रिसीव करने वाली है। अगर ये रिसीव्ड करने वाला है, जो सब्जेक्ट होता है, अगर वो रिसीवर हो गया तो इसका मतलब क्या समझ पाए कि इसका मतलब अगर ये रिसीवर हो गया तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा पैसिव में हो गया। अगर ये रिसीवर है तो कोई ना कोई विवर तो लगाना ही पड़ेगा आपको। तो क्या लगाएंगे आप बताइए खुद ही। तो अगर ये सेंटेंस ऐसा कहा है कि हम लोगों के द्वारा इसे एडवाइस दिया गया यानी कि पास्ट का सेंस बनना है ना, और सी के साथ आप वाज का यूज करते हैं तो वाज करेंगे। सी वाज एडवाइज्ड बाय अस,
यानी कि उसे हम लोग के द्वारा एडवाइस दिया गया। तो आप समझ गए होंगे कि अब सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो शी वॉज एडवाइज्ड बाई अस टू मीट द चेयरमैन एंड प्रेस हिम ऑफ हर सबऑर्डिनेट्स मिसकंडक्ट। ओके, तो आप 25 का आंसर आप क्या देने की कोशिश करेंगे? ए। क्या देंगे? 25 का आंसर होगा ए। 25 का आंसर क्या होगा? ए। मतलब पार्ट ए में कहीं ना कहीं मिस्टेक है जो कि सही कर दिया गया है। समझ गया? आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 25 के बाद 26 की बात करते हैं। लिखा है, पढ़िए, आपके सामने है, लिखा है द नीडी मैन वॉज अप्रोच्ड टू द मनी लेंडर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड हिम सम मनी। आप बताएंगे 26 का आंसर क्या होगा। आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26 और इसका आंसर आप बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, वैसे अगर आप समझ रहे होंगे अब तक बता लिए होंगे। आइए फिर एक बार मेरे साथ पढ़ते हैं और देखते हैं इसका किस पार्ट में एरर है। लिखा है द नीडी मैन वाज अप्रोच्ड। अप्रोच्ड का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना, पहुंचने की बात हो रही है, जाने की। तो जो नीडी मैन था, नीडी मैन मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको जरूरत हो किसी चीज़ की। किस चीज़ की? आगे बात कर रहा है पैसे की। तो पैसे की जरूरत जो व्यक्ति है, जरूरतमंद व्यक्ति है, वाज अप्रोच्ड लिखा है। तो वाज आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बी वर्ब है? लग रहा होगा। अब वाज के बाद जो अप्रोच्ड लिखा गया है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके बाद थर्ड फॉर्म आया, यानी कि सेंटेंस पैसे में लग रहा है कि नीडी मैन को पहुंचाया गया। उसे नहीं पहुंचाया गया। समझ रहे हैं? नीडी मैन क्या हुआ? नीडी मैन खुद ही पहुंच गया। कहां पे? मनी लेंडर के पास। मतलब जो पैसे देने वाले हैं उनके पास, उधार देने वाले जो पैसे होते हैं उनके पास, मनी लेंडर के पास पहुंचा। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे रिक्वेस्ट किया। और ऐसा भी समझ सकते हैं एंड लगा इसमें, तो एंड के बाद रिक्वेस्टेड सेकंड फॉर्म आया, एक्टिव इसमें है। समझ गए? तो एंड के पहले वाला भी एक्टिव में होना चाहिए। तो लिखेंगे द मैन, यानी कि द नीडी मैन अप्रोच्ड टू द मनी लेंडर, मनी लेंडर के पास गया एंड रिक्वेस्टेड हिम, उससे रिक्वेस्ट किया, टू लेंड हिम सम मनी, उससे कुछ पैसे उधार लेने की। तो 26 का कौन सा पार्ट एरर होगा? पार्ट बी हो जाएगा। जो वाज लगा है वो वाज आपको नहीं होना चाहिए पार्ट बी में। तो 26 का आंसर आप बोलेंगे बी। क्या बोलेंगे? बी। समझ गए? अगर आप समझ गए होंगे तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पे है, तब तक मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है? और पढ़ करके इसके भी आंसर आप देने की कोशिश करेंगे कि कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए बी सी डी जो भी हो। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या आंसर होगा आप बताएंगे। आइए अब मेरे साथ साथ पढ़िए, एक बार हम भी पढ़ते हैं। लिखा है व्हेन द डैमेज हैज बीन डन एंड द फ्यूचर ऑफ द पीपल हैज डार्केंड, नथिंग विल बी ऑफ एनी हेल्प। ओके, कह रहा व्हेन द डैमेज हैज बीन डन, जब डैमेज कर दिया गया। हैज बीन डन से आपको क्या लग रहा है कि सेंटेंस पैसिव में है? हैज बीन डन, हैज बीन के बाद थर्ड फॉर्म आया तो आपको नहीं लग रहा है पैसिव में है। फिर उसके बाद एंड लिखा हुआ दिख रहा है, एंड के बाद लिखा है द फ्यूचर ऑफ द पीपल हैज डार्केंड। अब यहाँ पे पीपल हैज डार्केंड आपको एक्टिव में लग रहा होगा। तो आपको ये कई बार आपको बताया जा चुका है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि एंड के पहले अगर एक्टिव तो एंड के बाद भी एक्टिव, एंड के पहले अगर पैसिव तो एंड के बाद भी पैसिव। मतलब दोनों सेम टाइप्स के होने चाहिए। समझ रहे हैं? तो क्या होगा? व्हेन द डैमेज हैज बीन डन एंड द फ्यूचर ऑफ द पीपल हैज बीन डार्केंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैज बीन डार्केंड, क्योंकि एंड के पहले पैसिव तो एंड के बाद भी करेंगे पैसिव। तो हैज बीन डार्केंड मतलब लोगों का भविष्य अंधकार में चला गया। समझ गए? जब सारी चीज़ें डैमेज कर दी गई तो लोगों का जो भविष्य है कहाँ चला गया? अंधकार में चला गया। ये कहना चाहता है नथिंग विल बी एनी हेल्प, नथिंग विल बी ऑफ एनी हेल्प, और कोई भी चीज़ नहीं बचा है हेल्प के लिए। तो 27 का आंसर आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। ठीक है, तो आंसर सी होगा।
समझ गए? क्या आप भी ऐसा ही समझे थे कि सी में एरर है? अगर समझ गए होंगे तो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 एक बार पढ़ेंगे आप मेरे साथ। इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर। अब बताएंगे इसमें क्या मिस्टेक है। इट वॉज सजेस्टेड, ऐसा सजेस्ट किया जाता है किसके द्वारा? बाय द डॉक्टर। कोई गड़बड़ी नहीं है, सही है बिल्कुल। किसको किया जाता है? सजेस्ट किया जाता है कि द पेशेंट शुड बी टेकन केयर। अब ध्यान देंगे, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ मतलब किसी की देखभाल करना। टेक केयर ऑफ समबडी मतलब टेक केयर के बाद ऑफ आता है एक प्रीपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है और ये सब मिलकर के एक फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। फ्रेजल वर्ब में से लगे हुए प्रीपोजिशन को अलग नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब ये समबडी पहले चला जाएगा तो टेकन केयर ऑफ करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे है। इट वॉज सजेस्टेड, ऐसा सजेस्ट किया गया बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा, दैट मतलब की होगा द पेशेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ। जो केयर के बाद ऑफ नहीं आपको नजर आ रहा होगा तो ऐसा ऑफ आपको होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि इसके लास्ट वाले पार्ट में यानी कि पार्ट डी में एरर है। समझ गए ना? तो आइए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो 28 के पार्ट डी में एरर है। यहाँ पे मैंने भी लिखा, अब डी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डी। तो आप समझ गए होंगे कि पार्ट डी एरर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 को एक बार आप पढ़ेंगे। द बेड हैज बीन अरेंज्ड फॉर द न्यूली मैरिड कपल बट इट हैज नॉट बीन स्लेप्ट। अब बताएंगे इसमें क्या एरर है। चलिए तब तक इसको मैं इरेज करता हूं, अब बताने की कोशिश कीजिए। वैसे आप पढ़ लिए होंगे क्वेश्चंस, एक बार क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं तो आइए देखते हैं, पढ़िए। देखिए यहां पे मेरे साथ साथ ना एक बार और पढ़िए आप। लिखा है द बेड हैज बीन अरेंज्ड फॉर द न्यूली मैरिड कपल। जो न्यूली मैरिड कपल हैं, जो जिनकी नई नई शादी है, उनके लिए बेड अरेंज किए गए हैं, ये कह रहा है। बट मतलब लेकिन इट हैज नॉट बीन स्लेप्ट, लेकिन इस पे सोया नहीं गया है। तो इस पे सोया नहीं गया, बिस्तर पे आप सोते हैं ना, सोने की बात होती है। तो इट हैज नॉट बीन स्लेप्ट ऑन, यानी कि इसमें भी एक प्रीपोजिशन छूट रहा है, स्लिप के बाद ऑन होना चाहिए। तो स्लेप्ट ऑन होना चाहिए, यानी कि इसके पार्ट डी में एरर है। वैसे आप समझ गए होंगे, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट इसके आंसर समझेंगे। स्लेप्ट ऑन होना चाहिए यानी कि पार्ट डी। तो 29 का पार्ट डी यहाँ पे लिखेंगे। आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, आंसर है पार्ट डी। मैं बार बार बी क्यों लिख दे रहा हूँ? पार्ट क्या लिखेंगे? डी। क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट डी आंसर हो गया। आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आइए 30 क्वेश्चंस को देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर laid the foundation of a bridge and was hoped that it would be completed by January. The chief minister laid the foundation of a bridge and was hoped, जो लिखा है ना, तो यहाँ पे was को आपको कट करके hoped करना पड़ेगा। सेंटेंस एक्टिव में होगा क्योंकि उसके पहले एक्टिव में तो बाद में भी एक्टिव होगा। तो जो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, लेड द फाउंडेशन ऑफ ए ब्रिज एंड होप्ड इट वुड बी कंप्लीटेड बाय जनवरी। तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पार्ट कौन सा? सी में एरर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 में मैं बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप होगा डी ना? नहीं, सी होगा ना, सी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा पार्ट सी। एंड वाज होप्ड जो लिखा है ना, वाज होप्ड, वाज होप्ड जो है तो वाज नहीं रहेगा, तो होप होगा, एंड होप्ड होगा बस केवल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 31। ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द पब्लिक द लीडर सेड दैट ही शुड बी लिसन टू। अब लिसन के साथ टू आता है, ध्यान देंगे। 31 क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसका आंसर होगा लिसन के बाद टू, यानी कि पार्ट डी आप बोलेंगे।
लिसन के बाद टू आता है, बोलते हैं ना लिसन टू मी, आई वॉज लिसन टू, मतलब मुझे सुना गया। कहीं पे मान लीजिए मैंने बोला तो मुझे बहुत सुना गया, आई वॉज लिसन टू, या आई एम लिसन टू, मुझे सुना जाता है जहाँ भी बोलता हूँ। तो लिसन के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, तो लिसनड टू होना चाहिए। वैसे टू छूट गया है यहाँ पे, तो वही पार्ट डी हो गया एरर आपका, अगर टू आएगा तो सही हो जाएगा। 31 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बढ़िए, लिखा है द रिपोर्टर सेड दैट द एनिमेंट स्कॉलर हैड बिन रन ओवर बाय अ कार। 32 में नो एरर, बिल्कुल सेंटेंस सही है। 32 हैड बिन रन ओवर, अब रन ओवर का अर्थ होता है कुचले जाना, बाय ए कार मतलब एक कार द्वारा, एक कार द्वारा स्कॉलर को क्या कर दिया, जो प्रख्यात यानी कि जो फेमस प्रसिद्ध स्कॉलर थे ना, रिपोर्ट ये कहता है, ये उसमें ऐसा लिखा गया है कि जो प्रसिद्ध हमारे स्कॉलर थे, हैड बिन रन ओवर बाय अ कार, एक कार के द्वारा उन्हें कुचल दिया गया, मतलब कार के नीचे चले आए, रन ओवर। तो रन ओवर मतलब किसी कार या ट्रक से कुचलने की बात होती है, तो रन ओवर का यूज किया जाता है और ये सही है। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैड बीन रन ओवर यानी कि नो एरर, पार्ट जब कोई एरर नहीं होगा तो 32 में आप बोलेंगे ना पार्ट इसके कौन से एरर हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आप बोलेंगे कि इसका आंसर होगा ई। आंसर ई होने का मतलब कि सेंटेंस में कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपका आंसर होगा नो एरर यानी कि पार्ट ई। आइए आगे की तरफ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नहीं 33 है ना। आइए 33 है। माई फादर सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड बी रिटर्न टू हिम एट लीस्ट 2 लेटर्स एवरी मंथ। अब यहाँ पे आपको नहीं लग रहा कि सेंटेंस एक्टिव में नजर आ रहा है, आई शुड हैव बीन, वैसे स्ट्रक्चर से पैसिव में है, सेंस से आपको एक्टिव में नजर आ रहा है कि एक्टिव में होना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने मुझे सजेस्ट किया कि आई शुड राइट टू हिम, मतलब मुझे उसे लिखना चाहिए एटलीस्ट 2 लेटर्स एवरी मंथ, हर महीने उसे 2 लेटर्स लिखना चाहिए मुझे, यानी कि लिखने काम तो मैं करूंगा। जो आई है आपको देख रहे होंगे, तो आई शुड बी रिटन टू लिखा है, तो क्या होगा आई शुड राइट टू हिम। तो आई शुड राइट यानी कि बी रिटन को राइट आपको करना पड़ेगा, यानी कि इसका आंसर होगा सी, यानी कि 33 का आंसर लिखेंगे सी। तो यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर होगा सी। 33 के बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। चलिए रहा आपके सामने स्क्रीन पे, पढ़िए। बाय हुम वाज मिस्टर अवधेश सिंह worshipped as the Gandhi of our time? By whom was Mr. Avadhesh Singh worshipped as the Gandhi of our time? पार्ट ई हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 34 में कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो आप लिखेंगे 34 का आंसर ई। क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 इसका आंसर ई लिखेंगे ना, नो एरर, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो आप लिखेंगे ई, पार्ट ई हो जाएगा इसका, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है, सही है। 34 के बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आइए देखिए आपके सामने रहा ये स्क्रीन पे। 35 पढ़िए। अ न्यू प्रोग्राम इज सून टू बी टेलीकास्ट फ्रॉम दिल्ली दूरदर्शन। तो यहाँ पे अ न्यू प्रोग्राम इज सून टू बी टेलीकास्ट फ्रॉम द दिल्ली दूरदर्शन, नो एरर, यानी कि पार्ट ई हो जाएगा 35 का भी, ठीक है। टेलीकास्ट आपको थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, ऐसा समझना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं को फर्स्ट फॉर्म टेलीकास्टेड नहीं कर लेंगे। तो इसका आंसर ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर ई। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 के बाद बात करते हैं 36 आप पढ़िए। सी वॉज एक्सट्रीमली एनॉयड बाय हर लवर्स अनरीजनेबल बिहेवियर। आइए इसको पढ़िए और इसमें किस पार्ट में एरर है आप मुझे कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं इस पे जो लिखे है बोर्ड पे आंसर है इन्हें इरेज करता हूं, ताकि इसको हम अच्छे से समझा सकें आपको। आइए इसको ना हम यहाँ से इरेज कर देते हैं।
चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या एरर है। क्या आप बता पाए कौन से पार्ट में एरर है? वैसे इतना समय आपके लिए काफ़ी है, आपको अब तक आंसर दे देना चाहिए, आपको पता हो जाना चाहिए था कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर ठीक है, समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए होंगे तो आइए मैं इसको समझा देता हूँ आपको। एक बार पढ़ लीजिए फिर से मेरे साथ साथ। सी वॉज एक्सट्रीमली एनवायर्ड। एक्सट्रीमली आपका यहाँ पे एडवर्ब हुआ, एनवायर्ड थर्ड फॉर्म हुआ, वाज जो है आपका बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आया, बीच में एडवर्ब आया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि सेंटेंस पैसिव में है। एनवायर्ड मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी चीज़ से आप परेशान हो जाते हैं ना, तो याद करेंगे एनवायर्ड विथ समबडी। किसी अगर इंसान से आप परेशान हो जा रहे हैं तो एनवायर्ड के साथ आप बाय नहीं बल्कि विथ का यूज करेंगे। एनवायर्ड एट समथिंग, समथिंग मतलब किसी चीज़ से अगर आप एनवायर्ड हो जा रहे हैं तो एट का यूज करेंगे। मतलब एनवायर्ड के साथ आप पैसिव वॉइस में बाय प्रीपोजिशन का ना यूज करके विथ या एट दोनों का यूज कर सकते हैं। मतलब आप विथ का या एट का यूज करेंगे। विथ का कब करेंगे? जब समबडी आएगा। किसी इंसान से आप परेशान हैं विथ, किसी चीज़ से परेशान हो गए तो एट। सी वॉज एक्सट्रीमली एनवायर्ड, वो बहुत ज़्यादा एनवायर्ड हो गई। किससे हुई? हर लवर्स अनरीजनेबल बिहेवियर से। अनरीजनेबल मतलब जो बिना रीजन का बिहेवियर है अपने उसके लवर का, उसकी वजह से वो एनवायर्ड हो गई, बल्कि उससे नहीं, उसकी अनरीजनेबल बिहेवियर से हुई है। तो बिहेवियर तो थिंग में आ गया, समथिंग में आ गया, तो एट आना चाहिए। तो यहाँ पे जो एनवायर्ड के बाद बाई लिखा है पार्ट बी में, समझ गए होंगे, वहाँ पे बाई को आपको कट करके, उस बाई को कट करके उसको चेंज करना पड़ेगा एट में, तो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। करेक्ट होगा यानी कि आंसर आपका क्या होगा? 36 का। 36 का आंसर आप बोलेंगे बी। क्या बोलेंगे? बी। तो वैसे आप यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो है बी। क्या आप समझ पाए? आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। आइए क्वेश्चन नंबर 37 में मैं अगर बात करूं, मैनी ऑफ द टूरिस्ट्स डिड नॉट रीच द प्लेस बिकॉज द बस वाज टू डिटेन बाय सम रॉफियंस। अब देखिए यहां पे सेंटेंस लिखा द बस वाज टू डिटेन, एक्टिव वॉइस में है। अब इसको पैसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप थोड़ा सा कीजिए, तब तक इसको मैं सॉल्व करता हूं बोर्ड को, ठीक है? चलिए आइए, अब ना समझ लेते हैं इस चीज को हम। मेनी ऑफ द टूरिस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 37 ना, पहले यहां पे आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर है 37 और आंसर आपको बताना है कि क्या होने वाला है। ओके, एक बार फिर से पढ़िए। मैनी ऑफ द टूरिस्ट, बहुत सारे जो टूरिस्ट थे, डिड नॉट रीच द प्लेस, उस स्थान पर नहीं पहुंच सके जहां पहुंचना था उन्हें, ठीक है? क्यों नहीं पहुंच पाया? रीजन दिया है, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, द बस वाज टू डिटेन। अब बस वाज टू डिटेन लिखा है क्योंकि बस रोकने वाली थी। अरे भाई बस किसको रोकने वाली थी? ऐसा तो है नहीं, बस तो रोकने वाली थी नहीं। सेंटेंस एक्टिव में है, क्योंकि एक बार लिख दूं, द बस वाज टू डिटेन, द बस वाज टू डिटेन। बस रोकने वाली नहीं थी, बस रोकी गई थी, ऐसा समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैं लिखूंगा द टीचर वाज टू टीच, इसकी मीनिंग ये होगी कि जो टीचर है ना, वाज टू टीच, वो पढ़ाने वाला था। टीचर वाज टू टीच, टीचर पढ़ाने वाला था, यानी कि जो टीचर है इस काम को करने वाला है, उस एक्शन का ये डूअर बना। डूअर बना, इसका मतलब सेंटेंस क्या है
एक्टिव में है। वैसे ही इसी स्ट्रक्चर पे ऊपर वाले आपने लिखा, तो द बस वाज टू डिटेन, डिटेन मीन्स होता है रोकना, तो बस रोकने वाली थी या बस को रोकी गई थी। अब आप इसका पैसिव बनाएंगे ना, ऐसे जैसे लिखेंगे द स्टूडेंट, स्टूडेंट लिख लीजिए, वाज टू बी टॉट। इसकी मीनिंग ये होगी ना कि जो स्टूडेंट है वाज टू बी टॉट, वो पढ़ाया जाने वाला था पर उसे पढ़ाया नहीं गया, मतलब इस स्टूडेंट को पढ़ाया जाने वाला था स्टूडेंट, लेकिन इसे पढ़ाया नहीं गया। मतलब ये जो एक्शन है अब स्टूडेंट के ऊपर होने वाला था, इसी को पढ़ाया जाने वाला था लेकिन पढ़ाया नहीं गया। तो अगर इसको आप पैसों में कर देंगे, टू बी डिटेन्ड कर देंगे, तो इसका मतलब बस को रोके जाने वाली थी पर रोकी नहीं गई। जब रोकी नहीं गई तो फिर क्यों नहीं पहुंचे भाई टूरिस्ट उस प्लेस पे, क्यों नहीं पहुंचे? इसका मतलब रोके जाने वाली थी, ऐसा भी करेंगे तो गलत होगा। बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो भी गलत होगा। इसका मतलब नहीं पहुंच पाए, जो टूरिस्ट थे अपने प्लेस पे नहीं पहुंच पाए जहां उन्हें पहुंचना था। इसका मतलब बस को रोक दिया गया था, रोका गया था। रोका गया था तो क्या हो जाएगा, द बस, क्या हो जाएगा, द बस वाज डिटेन्ड, यहां से टू हट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ऐसे, द बस वाज डिटेन्ड, यानी कि यहां से ऐसे लिखना पड़ेगा, द बस वाज डिटेन्ड, बस को रोक लिया गया था। किसके द्वारा? बाय सम रॉफियंस द्वारा, कुछ रॉफियंस द्वारा उन्हें बस को, मतलब बस को रोक दिया गया था, इसलिए जो बहुत सारे टूरिस्ट थे उस प्लेस पे नहीं पहुंच पाए। आई होप कि बातें समझ पाए होंगे। वैसे साथ साथ मीनिंग भी इसको समझना पड़ेगा, अगर मीनिंग भी समझते जाएंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब वैसे क्वेश्चन नंबर आप समझ गए होंगे, 37 का आंसर आप क्या देंगे, किसमें एरर था, सी में ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में आप बताएंगे क्या आंसर होगा, आइए पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने यहाँ रहा स्क्रीन पे, आप पढ़िए और आप इसको फिल कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। वैसे आइए एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। लिखा 5 persons killed and baby was badly injured in the bus accident which took place last night। चलिए तो वैसे आप बताइए, तब तक इसको मैं इरेज करता हूँ। वैसे ये वाला क्वेश्चंस बहुत ईजी है, आप बता सकते हैं। वैसे समझ गए कि क्या आंसर है इसमें, बोलिए। अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक, अच्छी बात है, इसके लिए वेल डन। अगर आप नहीं समझे होंगे तो आइए समझ लेते हैं। देखिए लिखा 5 persons, मतलब जो 5 व्यक्ति थे, किल्ड एक्टिव में है ना, देखिए ध्यान से सुनते हैं। लिखा है कि 5 persons किल्ड, मतलब 5 व्यक्ति किल कर दिए, मार दिए। ऐसा नहीं लग रहा कि सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मार दिए। एंड के बाद फिर लिखा है क्या, एंड अ बेबी वाज बैडली इंजर्ड। बेबी के पहले अ होना चाहिए, समझ रहे, टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ पे। बेबी को आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बच्चे को कर सकते हैं ना, तो अ लगाना पड़ेगा। अ बेबी वाज बैडली इंजर्ड इन द बस एक्सीडेंट। अब बेबी वाज लिखा है, बैडली इंजर्ड लिखा है, बुरी तरह से इंजर्ड था, मतलब घायल था। अब देखिए एंड यहाँ पे देखा, एंड के बाद लिखा अब बेबी वाज बैडली इंजर्ड। आपको नहीं लग रहा है ये पैसिव में है, एंड के पहले एक्टिव में है, तो ऐसा नहीं लग रहा है, गलत है, गलत है ना। एंड से जब जोड़ते हैं सेंटेंस को, दोनों सेम तरह के होने चाहिए, दोनों एक्टिव या दोनों पैसिव। तो 5 persons वर किल्ड होगा, क्योंकि जो यहाँ पे 5 persons हैं ये प्लूरल हैं, और ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा, बीच में कोई बी की फॉर्म यूज करना पड़ेगा, तो वर करेंगे, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे बच्चा एक था तो वाज लगा, ये ज़्यादा लोग हैं तो वर लगाएंगे। 5 persons वर किल्ड, 5 लोग मार दिए गए। एंड अ बेबी वाज बैडली इंजर्ड, और एक बच्चा था जो बुरी तरह से इंजर्ड था, घायल हो गया था, किस में, इन द बस एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट में, विच टुक प्लेस लास्ट नाइट, जो लास्ट नाइट को घटना घटित हुई थी, समझ गया। तो 38 का आंसर क्या आप देंगे, ए। 38 का आंसर ए होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे ए।
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ, स्क्रीन पे यहाँ पे करने जा रहा हूँ, आप पढ़ेंगे 39। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आइए आगे देखते हैं, तब तक इसको मैं इरेज करता हूँ। वैसे अब समझ गए होंगे। लिखा है 5 स्टार होटल इज टू बिल्ड इन द सेंटर ऑफ द टाउन। आइए देखते हैं क्या एरर है। जैसे यहाँ पे लिखा है अब 5, वही लिख दूँ, आइए लिख देते हैं 5 स्मॉल में लिखेंगे। अब 5 स्टार होटल इज टू बिल्ड। अभी जस्ट पहले आपको मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, क्या, द टीचर इज टू टीच, द टीचर इज टू टीच। अगर इस स्ट्रक्चर पे कोई सेंटेंस आप लिख रहे हैं, इसका मतलब ये जो है ना, ये डूअर है। क्या है? डूअर है, मतलब ये इस एक्शन को करने वाला है। समझ रहे हैं? 5 स्टार होटल इज टू बिल्ड, यानी कि द टीचर इज टू टीच, यानी कि टीचर टीच करने वाला है, पढ़ाने वाला है। तो जो 5 स्टार होटल है, यानी कि 5 स्टार होटल है, ये बिल्ड करने वाला है। ये किसको बिल्ड करेगा भाई? 5 स्टार होटल बिल्ड करेगा, बनाएगा, या वो बनाया जाने वाला, या बनाया जाने वाला था। समझ रहे हैं? या बनाया जाने वाला है, इज लगा है तो प्रेजेंट में बात करेंगे। और 5 स्टार होटल इज टू बी बिल्ड, मतलब बनाया जाने वाला है इन द सेंटर ऑफ द टाउन, टाउन के सेंटर में। तो वैसे आप समझ रहे हैं कि इसको पैसिव करना पड़ेगा, यानी कि इसके पहले आपको कोई बी फॉर्म लगानी पड़ेगी, आपको बी लिखना पड़ेगा केवल। तो इज टू बी बिल्ड, और बिल्ड को काट करके यहाँ से आपको थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, तो BUILD, बिल्ड करना पड़ेगा। समझ गए? तो बी बिल्ड करना पड़ेगा। तो 5 स्टार होटल इज टू बी बिल्ट इन द सेंटर ऑफ द टाउन। तो इसके पार्ट बी में एरर रहा। किसमें? 39 का पार्ट बी में। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पंडित नेहरू was a man to be admired and so was मिसेज इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या रह रहा है? पंडित नेहरू was a man, एक ऐसे व्यक्ति थे, टू बी एडमायर्ड, जिनकी प्रशंसा किया जाने वाला था, एंड सो वाज मिसेज इंदिरा गांधी, और ऐसे ही मिसेज इंदिरा गांधी भी थी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ई। आई होप कि आप मेरी बातें समझ पाए होंगे और समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन 14 तक हम यहाँ पे प्रैक्टिस कराए, फिर आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक आप इसे देखते रहें। फिर भी अपना डाउट हो, जो भी डाउट हो, आप ज़रूर मुझे बताएं। उसे डाउट को कमेंट करना ना भूलें।